नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं सामान्य जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज की जो क्लास है ना दोस्तों, इंडिया जीके के साथ साथ आपको इंटरनेशनल जीके, पूरा वर्ल्ड जीके जो है दोस्तों, वो उसके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वो आपको बार बार जो रिपीट होते हैं उनकी श्रृंखला भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी आपके साथियों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन दोस्तों। तो आपको क्या करना है, जल्दी से कमेंट करके आपको आंसर देने हैं दोस्तों। चलिए, पहला जो प्रश्न है आपका, देखिए जैसा कि आपको पता है दोस्तों, अपन क्या कर रहे हैं, 500 प्लस प्रश्नों की जो श्रृंखला है आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें जो मॉडल पेपर की क्लासें हैं वो आपकी कई सारी हो चुकी है और इस क्लास में अपन उसी सीरीज को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहला जो आज का प्रश्न है वो है दोस्तों, विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, जल्दी से बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है, चलिए यहाँ मिट चुका है तो आप इसको मान लीजिए 5 दिसंबर, दूसरा है 3 दिसंबर, चौथा है आपका, अच्छा 5 तो यहाँ दिया हुआ है, चलिए तो यहाँ दे देते हैं अपन 7 दिसंबर। ठीक है, 7 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर या फिर 23 मार्च को। चलिए, आपको बताना है विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। जी दोस्तों, याद रखना है आपको, विश्व विकलांग दिवस आपके 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका दूसरा है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, साथ ही साथ अब आपको बताना है कि भारतीय नेवी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। कल की जो आपने मॉडल पेपर की क्लास है वो ज़रूर ली होगी और उम्मीद है आपके अच्छे स्कोर आए होंगे। आपको कमेंट करके बताने हैं कि किन किन बच्चों ने वो क्लास देखी और कितना कितना आपने स्कोर किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, होपमैन कप का संबंध किससे है? खेल जगत का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना है। चलिए देखिए, याद रखना है दोस्तों, होपमैन कप का जो संबंध है वो है आपके टेनिस से। किससे है? टेनिस से। आप याद रख सकते हैं, टेनिस खेलते समय आपको होप रखनी चाहिए, आशा रखनी चाहिए। क्रिकेट से संबंधित जो टूर्नामेंट है वो कई इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जाते हैं। पहला आपको याद रखना है विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। इसके अलावा आपसे पूछे रणजी का संबंध किससे है? तो भी किससे है? क्रिकेट से है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछे IPL किससे संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं इंडियन प्रीमियर लीग, ये भी किससे संबंधित है? आपके जो क्रिकेट से संबंधित है। इसके अलावा भी आपके क्रिकेट की देवधर ट्रॉफी जो होती है वो भी आपसे पूछी जाती है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। ठीक है, चलिए, संतोष ट्रॉफी, ये जो फुटबॉल की जो संतोष ट्रॉफी है ये कई बार पूछी जाती है दोस्तों। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है, संतोष ट्रॉफी का संबंध आपके किससे है? फुटबॉल से है। चलिए, अगला प्रश्न है, कौन सी खाड़ी जो है दोस्तों भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? बंगाल की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं? जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि। कौन अलग करती है? पाक जल संधि। ये तो आप सभी जानते हैं। पाक जल संधि किन किन देशों के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, ये तो थी जल संधि। अब यहाँ पूछ लिया आपसे खाड़ी कौन कौन सी अलग करती है। तो ये खाड़ी क्या होती है दोस्तों? कुछ ऐसा समुद्र जो तीन तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हुआ हो, सॉरी, तीन तरफ जमीन हो और बीच में पानी हो, तो उसको अपन कहते हैं खाड़ी। क्या कहते हैं? खाड़ी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो वो आपके बंगाल की खाड़ी नहीं है दोस्तों, वो है आपके मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। अब आपने सिर्फ बंगाल की खाड़ी तो सुनी होगी, लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी भारत में कई सारी खाड़ियाँ हैं। चलिए, अपन उन सभी के बारे में बात करते हैं। ये अपना कुछ भारत का नक्शा अपन बना लेते हैं। ज़्यादा यहाँ मान लो कुछ अपन ने ऐसा बना लिया। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही इधर तो बड़ा बन गया, नीचे बहुत छोटा बन गया। चलो वापस एक बार बना देते हैं। चलिए, अपन इतनी अच्छी पेंटिंग तो नहीं आती, लेकिन फिर भी अपन ये बना लेते हैं। दक्षिण भारत का ये अपना नक्शा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अपन सभी जानते हैं यहाँ नीचे क्या है दोस्तों? श्रीलंका है। नीचे क्या है? श्रीलंका है। इधर की तरफ जो आपके समुद्र आता है उसको अपन कहते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इधर आप देखते हैं भारत की भूमि है, इधर आप देखते हैं ऊपर बांग्लादेश आ जाता है और इधर जो है वो म्यांमार वगैरह चला जाता है। तो आप देखते हैं कि तीन तरफ इसके क्या है? ज़मीन है। तो बीच वाला जो एरिया है वो आपके क्या कहलाता है? बंगाल की खाड़ी।
इधर वाला जो एरिया है दोस्तों उसको कहते हैं अपन अरब सागर। उसको क्या कहते हैं? अरब सागर कहते हैं, क्योंकि ये जो है एरिया है दोस्तों तीन तरफ से पानी से घिरा, वो ज़मीन से घिरा हुआ नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो अपन पढ़ते हैं ना, ये जो बीच में देखते हैं गुजरात वाला एरिया आता है, ये यूँ बना हुआ ही है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं अपन, तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अब ये जो बीच वाला जो एरिया है आपका, यहाँ पर जो पानी भरा होता है ना, इस अपन को, इस क्षेत्र को कहते हैं कच्छ की खाड़ी। अपन ने राजस्थान के उसमें देखा होगा, जो कई सारी नदियां हैं कच्छ की खाड़ी में गिरती है। तो कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है? तो ये आपको यहाँ याद रखनी है, कच्छ की खाड़ी यहाँ पर स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पर अपन देखते हैं गुजरात के जस्ट नीचे जहाँ महाराष्ट्र लगने लग जाता है, उसको भी अपन बना लेते हैं। चलिए, इसको मिटा के मैं वापस बना देता हूँ। सिर्फ गुजरात वाला एरिया ना, सिर्फ इतना सा बनाया मैंने। ये जो एरिया है अपन ने बताया, ये कच्छ की खाड़ी है। ये जो एरिया है ना यहाँ पर, जहाँ पर ये वापस उल्टा यू बन रहा है, इसको अपन कहते हैं खंबात की खाड़ी। इसको क्या कहते हैं? खंबात की खाड़ी। तो याद रखना है, भारत में कितनी खाड़ियाँ जुड़ी हुई है? तो 4 खाड़ी है। कौन कौन सी? एक तो कच्छ की खाड़ी, दूसरी खंबात की खाड़ी, तीसरी मन्नार की खाड़ी। कहाँ कहाँ स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और एक जो आप सभी जानते हैं, बंगाल की खाड़ी, जो आपके कहाँ पर स्थित है? आपके बंगाल के तट पर स्थित है। ठीक है, ये आपको याद में रखना है। चलिए, म्यांमार की मुद्रा क्या है दोस्तों? जल्दी से बताना है। चलिए, टका, यात, क्यात और रूबल। टका कहाँ की है दोस्तों? टका के बांग्लादेश की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? बांग्लादेश की मुद्रा है। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? तो आपको याद रखना है क्यात। और म्यांमार की जो राजधानी है ना, ये भी पूछी जाती है दोस्तों। पुरानी राजधानी कौन सी थी? रंगून। ठीक है, अब जो है वो बहुत ही अच्छी राजधानी है, नाम भी बहुत अच्छा है, ना पीता। हम तो नहीं पीता है, ना पीता, मैं नहीं पीता, ना पीता। कौन से देश की राजधानी है? म्यांमार। म्यांमार का उपनाम कौन सा है? तो आपको याद रखना है गोल्डन पेगोडा। क्या कहते हैं इसको? गोल्डन पेगोडा कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है? राजस्थान जीके का प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है ये, तो सभी जानते हैं। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके गुरु शिखर है, जो कि अरावली में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लगभग इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 आपको मीटर देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अरावली जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर अर्जेंटीना? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है। जी दोस्तों, याद रखना है, पूछा जाए स्थलीय सीमा सबसे बड़ी कौन सी है, तो चीन की बड़ी है। सबसे बड़ी किसकी है? चीन की। और सबसे बड़ी तटीय सीमा, मतलब सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि जो समुद्र के साथ जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है? तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और उसका उत्तर आपके बनेगा कनाडा। किसकी है दोस्तों? कनाडा की है, ये आपको याद रखना है। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? तो अभी अपन बात कर चुके हैं दोस्तों, कनाडा है। कौन है दोस्तों? कनाडा है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर और 7 दिसंबर। अभी अपन ने बात किया था दोस्तों, 3 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। 4 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों, बात करें आपके सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके बनाया जाता है दोस्तों 7 दिसंबर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ दोस्तों बताना है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, भारत पाकिस्तान सीमा को अपन क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं? जी दोस्तों, बिल्कुल सही आपका जवाब होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसको अपन कहते हैं रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा किस राज्य से अधिकतम जुड़ी हुई है? तो आपको याद रखना है राजस्थान से। ठीक है,
पहले जम्मू कश्मीर था, अब जम्मू कश्मीर जो है दोस्तों यूटी आ चुका है। तो अपने अब जो राजस्थान है वो सर्वाधिक पाकिस्तान से बॉर्डर साझा करता है। ठीक है, मेक मोहन रेखा किसके बीच में बनी हुई है दोस्तों? तो मेक मोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में, भारत और चीन के बीच में बनी हुई है। इसका निर्धारण कौन से समझौते से होता है? तो शिमला समझौते के अंदर होता है। किस में होता है? शिमला समझौते में। डूरंड रेखा किस किस के बीच में है? तो दोस्तों याद रखना है, डूरंड रेखा आपके भारत, जो कि पहले भारत था, ठीक है, पाकिस्तान का जो एरिया ना जो पहले भारत के अंदर आता था, वो भारत और आपकी अफगानिस्तान जो है उसके बीच में जो रेखा है उसको अपन कहते हैं डूरंड रेखा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी है? तो पाक जल संधि है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और 3 बीघा कॉरिडोर किसके बीच में है? तो दोस्तों याद रखना है आपके बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में। अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा? देखिए, अमेरिका ने अलास्का नाम की एक जो देश था उसको रूस से कब खरीदा? पहले जो अलास्का था वो रूस से संबंधित था। आप जब विश्व का मैप देखते हैं दोस्तों, तो जो सबसे पहले इधर की तरफ एक महाद्वीप देखते हैं जिसको आप उत्तरी अमेरिका कहते हैं, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। और यहाँ ऊपर आपके आता है अलास्का, क्या आता है? अलास्का। उसके बाद जो बीच में जो आता है आपके वो आता है कनाडा। अभी अपन ने देखा सर्वाधिक जो तटीय सीमा जो बनती है समुंदर से वो कनाडा की बनती है। और उसके बाद जो तीसरा बड़ा जो देश आता है वो है आपका अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका, यूएसए। तो जो अमेरिका का जो हिस्सा है ना, ये अमेरिका यहाँ भी है और दोस्तों अलास्का भी इसी के अधीन है। तो आपको याद रखना है कि इन दोनों को कंबाइंड रूप से आप क्या बोलते हैं? यूएसए बोलते हैं। इन दोनों को कंबाइंड रूप में आप क्या बोलते हैं? यूएसए बोलते हैं। ये अमेरिका और अलास्का, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? यूएसए बनाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब ये आपसे पूछा गया है कि अलास्का जो है वो अमेरिका में कब शामिल होता है? तो 1867 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1867 में ये आपको ध्यान रखना है। अलास्का है जो अमेरिका में मिल जाता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है दोस्तों, कितने डिग्री अक्षांश है जो कि आपके अमेरिका और कनाडा के बीच में है? तो 49 डिग्री। कितना है? 49 डिग्री। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश जो है वो अमेरिका को कनाडा से अलग करता है। विश्व की सबसे बड़ी सुपीरियर झील भी कहाँ है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चलिए, अमेरिका की राजधानी कौन सी है? तो याद रखना है दोस्तों न्यूयॉर्क नहीं है। न्यूयॉर्क आपको सबसे पहले मिलेगा। जब आपसे पूछे ना अमेरिका की राजधानी क्या है, तो सबसे पहले आपको मिलेगा न्यूयॉर्क। लेकिन न्यूयॉर्क अमेरिका की राजधानी नहीं है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताना है दोस्तों। चलिए, 23 मार्च 1947, 3 जून 1947, 22 जुलाई 1947 या फिर 26 जनवरी 1950। दोस्तों याद रखना है, भारत के जो राष्ट्रीय झंडे हैं इसको कब अपनाया गया? आपके 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। अब आपसे 2 प्रश्न और पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय झंडा पूछ लिया, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, इनको कब अपनाया जाता है? ये 2 प्रश्न और पूछे जाते हैं आपसे। तो दोस्तों याद रखना है, इनको अपनाने की जो तारीख थी वो थी आपके 24 जनवरी 26 जनवरी से 2 दिन पहले 1950, जब आपका संविधान लागू होने वाला था उससे 2 दिन पहले जो लास्ट बैठक हुई थी, ये संविधान सभा की 12वीं बैठक थी। कितनी बैठक थी? 12वीं बैठक थी। तो इस 12वीं बैठक में आप देखेंगे कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1914, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1916 या फिर 9 जनवरी 1911। दोस्तों याद रखना है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी तारीख थी और 1915 में वो लौटे थे। अब 9 जनवरी को इसी कारण क्या बनाया जाता है दोस्तों? प्रवासी दिवस भी बनाया जाता है। प्रवासी दिवस बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी जी को एक नाम और दिया जाता है दोस्तों, इनको कहा जाता है सार्जेंट, भर्ती करने वाला सार्जेंट। ये भी आप याद रखना है, सार्जेंट, भर्ती का सार्जेंट किसे कहते हैं? तो महात्मा गांधी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था दोस्तों, तो महात्मा गांधी ने भारतीय युवाओं को
अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध में भाग लेने के लिए आह्वान किया था। कई सारे भारतीय युवाओं को जो ब्रिटिश सेना थी उसमें भर्ती कराया था, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, सेना का सार्जेंट कहते हैं, सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। महात्मा गांधी से रिलेटेड एक प्रश्न और आपको याद रखना है। सबसे पहला जो इन्होंने भारत के अंदर प्रयास करा था आज़ादी से रिलेटेड, पहला जो आंदोलन था वो कौन सा था दोस्तों, चंपारण का था। चंपारण में क्या था दोस्तों, चंपारण में नील की खेती करवाई जाती थी किसानों से जबरन, ठीक है, और इस कारण उन्होंने चंपारण में विरोध किया था और यहाँ पर ही उन्होंने पहली जो जीत थी दोस्तों ये उन्हें मिली थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पूछा जाता है गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो कहाँ था दोस्तों, तो पहला जो सत्याग्रह था वो आपके चंपारण जो कि आपके बिहार में आता है, वहाँ पर नील की जो जबरन खेती करवाई जाती थी उसके विरुद्ध गांधी जी ने पहला अपना सत्याग्रह किया था, ठीक है। एक प्रश्न और पूछा जाता है दोस्तों, तीन कटिया पद्धति जो है वो किससे संबंधित है, तो भी आपको याद रखना है जबरन नील की खेती से संबंधित है। चंपारण जो बिहार में जो आंदोलन हुआ था उससे संबंधित है, ये आपको याद रखना है। चलिए, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी, आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, पुंडलिक या फिर इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, पूछा है बोलती फिल्म कौन सी थी, तो आपको याद रखना है आलम आरा। कौन सी थी, आलम आरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्तों, राष्ट्रपति पूछा है, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो ज्योति बसु, प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपको राष्ट्रपतियों की भी लिस्ट पता है ना दोस्तों, तो भी आप इसको सही कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, याद रखना है प्रतिभा देवी सिंह जो पाटिल थी, जो राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी थी, वही क्या बनती है दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनती है। और भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है दोस्तों, नेटवर्क से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। LAN का विस्तृत रूप क्या होता है, लेन को अपन पूरा नाम बताना है। देखिए, कई बार आप देखते हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, रैम की फुल फॉर्म बताइए, रोम की फुल फॉर्म बताइए, ठीक है, ALU की फुल फॉर्म बताइए। इसके अलावा आपसे पूछेंगे लेन की फुल फॉर्म बताइए, वेन की फुल फॉर्म बताइए। ये जो है ना, आपसे फुल फॉर्म के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU की फुल फॉर्म होती है। LAN की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपके लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क। और वेन का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है दोस्तों वाइल्ड एरिया नेटवर्क, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत को गोवा राज्य के पुर्तगाली शासन से, भारत ने जो है ना गोवा को कब मुक्त करवाया था, ये आपसे पूछा गया है। तो अपन ने जो कल की क्लास थी, जो पिछली मॉडल पेपर की क्लास थी, उसमें अपन ने बात की थी भारत में सबसे पहले कौन आते हैं विदेशी, तो पुर्तगाली आते हैं। 1491 में वास्को डी गामा आया था, तो सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली। उन्होंने अपनी जो केंद्र है वो किसको बनाया, गोवा को बनाया, ये भी आपको याद रखना है। और सबसे लास्ट में भी कौन गए, तो पुर्तगाली गए। कब गए, आपके 1961 में गए, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ, ये आपको बताना है दोस्तों। महापरिनिर्वाण का मतलब है दोस्तों, गौतम बुद्ध की जो अंतिम समय है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम समय है वो कहाँ पर बिताया था, कुशीनगर, सारनाथ, वैशाली या फिर राजगृह। जी दोस्तों, याद रखना है गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। और महापरिनिर्वाण की बात करें तो आपके कुशीनगर में हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अपना अधिकार बना लिया। जल्दी से बताना है, 1757, 1764, 1793 या फिर 1773।
सॉरी 1873। जी दोस्तों, अंग्रेजों से जो भारत के युद्ध थे उसमें दो युद्ध प्रमुख होते हैं। एक है आपका प्लासी का युद्ध, एक है आपका बक्सर का युद्ध। ठीक है, प्लासी का जो युद्ध था दोस्तों वो लड़ा गया था आपके 1757 में, और बक्सर का युद्ध लड़ा गया था आपके 1764 में। ये आपको याद रखना है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताना है दोस्तों। 15 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त या फिर 8 अक्टूबर। बात करें 15 जनवरी को कौन सा दिवस बनाया जाता है, तो थल सेना दिवस। कौन सा दिवस बनाया जाता है दोस्तों, थल सेना दिवस। बात करें 26 जनवरी को क्या बनता है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं गणतंत्र दिवस बनाया जाता है। 15 अगस्त को कौन सा दिवस होता है, स्वतंत्रता दिवस। और 8 अक्टूबर को आपको याद रखना है वायुसेना दिवस मनाया जाता है। चलिए, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था। भारतीय इतिहास का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बताना है। दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण कौन से मुगल बादशाह ने करवाया था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। जी दोस्तों, बात करें ये प्रश्न इस तरीके से भी आपको पूछ ले कि कौन सा मुगल बादशाह स्थापत्य कला के जनक कहलाते हैं या फिर स्वर्णकाल कहलाता है, तो दोस्तों याद रखना है वो थे आपके शाहजहां, ऑप्शन नंबर तीसरा। इन्होंने ही दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, अकबर ने लाहौर का किला है ये भी बनाया था, और फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना है वो किसके द्वारा करवाई गई थी, अकबर के द्वारा करवाई गई थी। जहांगीर जो है वो एक प्रश्न पूछा जाता है, जहांगीर किसके लिए प्रसिद्ध था, तो जहांगीर जो है वो न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और कट्टर मुसलमान किसे कहा जाता है दोस्तों, जिन्होंने कई सारे हिंदू टेम्पल्स को तोड़वाने के आदेश जारी किए थे, वो थे आपके औरंगजेब। कौन थे आपके, औरंगजेब, ये भी आपको याद रखना है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। ये प्रश्न अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है। हालांकि ये जो प्रश्न है ना, इसमें ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सरल दे रखे हैं। मान लीजिए अब यहाँ पर एक ऑप्शन दे देते हैं पुष्कर, पहला ही ऑप्शन क्या दे देते हैं आपको, पुष्कर। उत्तर प्रदेश की जगह क्या दे देते हैं, पुष्कर। तो अपन सब क्या करके आते उस पुष्कर पर टिक करके आ जाते। जबकि दोस्तों याद रखना है कि सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है, ऑप्शन नंबर तीसरा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है, साइंस से रिलेटेड प्रश्न है, जल्दी से बताना है। 2%, 3%, 0.3% या फिर 0.03%। दोस्तों याद रखना है वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है वो है आपका 0.03%। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो है आपके नाइट्रोजन, लगभग 78% पाई जाती है। ठीक है, और नाइट्रोजन गैस का यूज कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों आपको पता है, तो आप चिप्स खरीदने जाते होंगे, लेज वगैरह जो चिप्स वगैरह खरीदते हैं, कुरकुरे वगैरह जब खरीदते हैं तो देखते हैं कि उसमें हवा ही हवा भरी रहती है, और कहते हैं अपने चिप्स तो कम है, हवा ज़्यादा है। उस हवा के रूप में कौन सी गैस भरी जाती है, उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे आपकी जो चिप्स वगैरह जो है, जो तला हुआ सामान है वो खराब नहीं होता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन। कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चलिए, 38वीं जो पैरेलल रेखा है, मैंने अभी आपको एक प्रश्न तो बताया था, 49 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश था वो किसको किससे अलग तक करता है दोस्तों, वो आपके अमेरिका को किससे अलग करता है, कनाडा से अलग करता है। अब ये प्रश्न है दोस्तों, 38 डिग्री जो है वो किसको अलग करता है, तो ये जो प्रश्न है ये भी कई बार पूछा जा चुका है। 38 डिग्री आपके उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, भारत से रिलेटेड यदि अक्षांश के बारे में पूछे दोस्तों, तो दोस्तों याद रखना है 10 डिग्री पूछा जाता है। 10 डिग्री चैनल जो है वो किसको किससे अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल आपको अंडमान को किससे अलग करता है, निकोबार से अलग करता है। किससे, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ये भी आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है त्रिपिटक जो कि बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है, यह किस भाषा में लिखा गया है। एक प्रश्न तो आपको ये भी याद रखना है, त्रिपिटक जो है वो किस धर्म से संबंधित है, तो वो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब पूछा है ये कौन सी भाषा में लिखा है, तो आपके सामने ऑप्शन है ब्राह्मी, ग्रीक, पाली और संस्कृत। जी दोस्तों याद रखना है, जो त्रिपिटक जो है आपका बौद्ध धर्म का जो प्रसिद्ध ग्रंथ वो आपके पाली भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला है आपका, किस मौर्य शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। ऑप्शन आपके सामने है, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर बृहदस्थ। जी दोस्तों याद रखना है, तृतीय बौद्ध संगति अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जो बौद्ध संगति वो कहाँ कहाँ हुई थी और उनकी अध्यक्षता किसने की थी। अब आपसे पूछा जाए कि तृतीय बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई थी, तो दोस्तों याद रखना है सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी। और कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं दोस्तों, दूसरी बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी, तो वो थे आपके कालाशोक। कौन थे दोस्तों, कालाशोक। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका, प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, महर्षि पाणिनि या फिर मेगस्थनीज। ये जो अष्टाध्यायी है दोस्तों संस्कृत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि महर्षि पाणिनि द्वारा लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। वाल्मीकि ने किसकी रचना की थी, रामायण की रचना की थी। ठीक है, महर्षि वेदव्यास ने किसकी रचना की थी, आप सभी जानते हैं, कमेंट करके आपको बताना है। बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य आप जानते हैं। ठीक है, मेगस्थनीज की जो रचना है, मेगस्थनीज ने जो रचना की थी वो की थी दोस्तों इंडिका। किसकी की थी दोस्तों, इंडिका की रचना किसने की थी, मेगस्थनीज ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। अंडमान निकोबार में कितने द्वीप समूह मौजूद है दोस्तों, ये आपको बताना है। जी दोस्तों याद रखना है, लगभग 300 के ऊपर जो अंडमान निकोबार में द्वीप स्थित है। लेकिन दोस्तों कई सारे जो द्वीप है वो अब क्या हो चुके हैं दोस्तों, समुद्र में पूरी तरीके से डूब चुके हैं, तो अब उनकी जो गिनती है वो नहीं होती है, ये भी आपको याद रखना है। अंडमान निकोबार से ये प्रश्न पूछा जाता है। अभी अपन ने बात किया 10 डिग्री चैनल के बारे में। निकोबार द्वीप समूह में भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है जिसको अपन पिगमेलियन पॉइंट क्या कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इसका जो अक्षांश पूछा जाता है वो है आपका 6 डिग्री 4-5 मिनट। ठीक है, 6 डिग्री 4-45 मिनट पर कौन सा स्थित है, आपके इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो कि भारत का संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जो कहाँ स्थित है, आपके ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, चलिए एक प्रश्न और, अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है, तो आपको याद रखना है पोर्ट ब्लेयर। कौन सी है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो कवारत्ती। क्या है दोस्तों, कवारत्ती। कवारत्ती तो कहाँ की, लक्षद्वीप की। और अंडमान निकोबार की कौन सी है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर है, ये भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है आपका, संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, 3 माह, 6 माह, 9 माह और 12 माह। जी दोस्तों, संसद के जो सत्र होते हैं उनमें अधिकतम जो अवधि रह सकती है वो है आपके 6 माह। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋतुसंहार, कुमार संभव और रघुवंशम किसकी रचना है, ये आपको बताना है। कालिदास, वेदव्यास, तुलसीदास और रविंद्रनाथ टैगोर। जी दोस्तों याद रखना है आपको, ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंशम ये किसकी रचना है, आपके कालिदास की रचना है। वेदव्यास जी को आप सभी जानते हैं, तुलसीदास जी को भी आप सभी जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को भी आप जानते हैं। दोस्तों ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, जल्दी से बताना है आपको। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन से किस गीत की रचना की है, किस गान की रचना की है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने आपको कौन असहयोग आंदोलन में किस उपाधि को लौटा दिया था, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी रचना की थी, आपकी गीतांजलि की। किसकी, गीतांजलि की। इसके लिए इनको ये पहले भारतीय है जिन्हें क्या दिया गया था दोस्तों, नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्हें एक उपाधि प्राप्त थी दोस्तों, नाइटहुड। कौन सी उपाधि प्राप्त थी? नाइटहुड की उपाधि, जो इन्होंने असहयोग आंदोलन में त्याग दी थी। दोस्तों जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो आपके सामने लाया गया है ना। मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों 500 से अधिक प्रश्न अपन करेंगे, जिसमें अपन इंडिया जीके, विश्व जीके, राजस्थान जीके, है ना। अभी अपन ने राजस्थान जीके को ज़्यादा नहीं पढ़ा है, क्योंकि राजस्थान जीके के जो प्रश्न है ना उसको अपन थोड़ा सा एंड में पढ़ेंगे। जो ज़्यादा पोर्शन आपका पूछा जाएगा वो इंडिया जीके से पूछा जाता है, तो अपन थोड़ा बहुत ज़्यादा जोर अपन किससे पढ़ रहे हैं दोस्तों? इंडिया जीके पर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों, आपको अच्छे प्रश्नों की जो तैयारी है वो आपको चैनल पर करवाई जा रही है, ठीक है। आपको पढ़कर भी लग रहा होगा कि दोस्तों कितनी अतिरिक्त जानकारी आपको एक प्रश्न पर मिल रही है, ठीक है। चलिए, अगला है महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? हालांकि ये जो प्रश्न है दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया, तो आपको सीधा सीधा याद रखना है पल्लव वंश ने करवाया था। और शासक का नाम पूछे तो नरसिंह वर्मन द्वारा करवाया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है। कौन से राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम या फिर राजस्थान। चलिए, जिम कॉर्बेट जो है आपके कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा आपको याद रखना है फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। असम में कौन कौन से दो फेमस है दोस्तों? असम में आपको याद रखना है, एक तो है आपका काजीरंगा, क्या है आपका? काजीरंगा नेशनल पार्क। एक आपको याद रखना है मानस नेशनल पार्क। ये दोनों जो नेशनल पार्क हैं वो आपके असम में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपके एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और उत्तर प्रदेश में आपसे पूछ ले तो दूधवा खारा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो वो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में स्थित है। राजस्थान के बारे में तो आप जानते ही हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, रणथंभौर कहाँ पर स्थित है, सरिस्का कहाँ है, मरु उद्यान कहाँ है, ये सभी आप जानते हैं राजस्थान में स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? मौर्य, चंदेल, पल्लव या फिर चौहान। खजुराहो के जो जैन मंदिर है दोस्तों इसका जो निर्माण है वो चंदेल शासकों ने करवाया था, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल, इन सभी वर्ड्स का संबंध किस खेल से है? चलिए, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो। क्रिकेट तो सभी जानते हैं, ऐसे शब्द कभी सुने ही नहीं है, तो क्रिकेट तो काट दीजिए। फुटबॉल, गोल्फ, पोलो याद रखना है दोस्तों। गोल्फ जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है। बात करते हैं दोस्तों क्रिकेट और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी रहती है? तो 11। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, ये तीन खेल ऐसे होते हैं जिनमें खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक टीम में कितनी होती है? आपके 11 खिलाड़ी होते हैं, यह भी आपको याद रखना है। पोलो के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। जबकि वाटर पोलो जो कि पानी की सतह अपन कहते हैं उस पर जो खेला जाता है उसमें आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, गन्ना पक्षी विहार जो है वो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सभी जानते हैं गन्ना पक्षी विहार राजस्थान के हैं अपन, तो कई बार अपन ने सुना है। गन्ना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? आपके राजस्थान में स्थित है। अब आपको कमेंट करके बताना है कौन से जिले में स्थित है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा दोस्तों? तो बात करें महमूद गजनवी के बारे में दोस्तों, तो महमूद गजनवी ने जो भारत पर लगभग कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए। पहला जो आक्रमण है वो कब किया दोस्तों? 1000 ईस्वी में किया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो इसका फेमस जो आक्रमण था वो 1025 ईस्वी में था, जो किसके विरुद्ध था दोस्तों? सोमनाथ मंदिर के विरुद्ध था। सोमनाथ के मंदिर को इसने लूटा था, तो याद रखना है दोस्तों 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर इसने आक्रमण किया था। चलिए, अगला प्रश्न है, असम राज्य का कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? अभी अपन बात कर चुके हैं दोस्तों। देखिए, ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया था? 1915, 1918, 1928 या फिर 1945।
दोस्तों याद रखना है, ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो 1896 में एथेंस के अंदर जो ओलंपिक हुए थे वहाँ से हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बात करें भारत ये ओलंपिक में जो हॉकी है उसको कब शामिल किया गया था, तो 1928 में। 1928 में जो हॉकी का जो गोल्ड मेडल है वो किसने जीता था दोस्तों, तो आपको याद रखना है वो किसके द्वारा जीता गया था, अपने भारत के द्वारा जीता गया था, ये भी आपको याद रखना है। अभी जो ओलंपिक हुए थे वो कहाँ हुए थे, टोक्यो ओलंपिक थे, ये भी आपको याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक में भारत की जो रैंक थी वो कितने नंबर की थी, 48वें नंबर की थी, ये भी आपको याद रखना है। भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 1 + 2 + 4, 1 2 का 4। एक पदक जो जीता वो गोल्ड था, 2 आपके चांदी जीती मतलब रजत पदक जीते, और 4 जो पदक जीते दोस्तों वो थे आपके कांस्य पदक। पूछा जाता है जो गोल्ड मेडल था वो किसके द्वारा जीता गया था, तो आप सभी जानते हैं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा द्वारा जीता गया था, जिनका संबंध भाला फेंक से है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना कब होती है आपको बताना है दोस्तों, 1948, 1952, 1956, 1958। जी दोस्तों याद रखना है, 1948 के अंदर आपके राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना की जाती है, ऑप्शन नंबर 1। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है, ये आपसे पूछा है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताना है। 3 लाख किलोमीटर, 3,50,000 किलोमीटर, 3,85,000 किलोमीटर, या फिर 395 किलोमीटर, 3,95,000 किलोमीटर। तो दोस्तों याद रखना है लगभग जो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है वो है आपके 3,85,000 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। अनुसूची से प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। देखिए ये प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाता है कि वर्तमान में कितनी है, तो आपको याद रखनी है 12। मूल संविधान में कितनी थी, तो 8। कौन कौन सी नई जुड़ी, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ये 4 अनुसूचियां बाद में जुड़ी है। 9वीं का जो संबंध है वो किससे है दोस्तों, भूमि सुधार से। किससे है दोस्तों, भूमि सुधार से। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है। 11वीं का जो संबंध है वो जो ग्राम पंचायत है उससे है, और जो 12वीं है उसका संबंध नगर पालिका से है, ये भी आपको याद रखना है। कुल कितनी आपकी अनुसूचियां हैं, आपकी 12 अनुसूची है। देखिए अब आपसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत के संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, तो आपको याद रखना है 395। अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो आपको याद रखना है 12। भाग कितने हैं, तो 22। भाषा कितनी है, तो 22, ये भी आपको याद रखनी है। मूल संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी, तो आपको याद रखनी है 8 अनुसूचियाँ पहले थी, अब कितनी है 12। मूल संविधान में भाषा कितनी थी, 14, अब कितनी है दोस्तों 22, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, आज अपन ने बहुत ही इम्पोर्टेंट भारत के करंट अफेयर के साथ साथ में भारतीय जीके, अंतर्राष्ट्रीय जीके और कुछ 1-2 प्रश्न अपन ने राजस्थान जीके के भी अपन ने कवर किए। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है दोस्तों। साथ ही साथ इस वीडियो को सभी अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करना है। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।